हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की चैप्टर 2 की, जो कि है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ की पूरी प्लेलिस्ट तैयार की है, ठीक है, जिसमें आपके कई वीडियोस मैं ऐड कर चुकी हूँ और बाकी के वीडियोस आप स्टार्टिंग से देखिएगा, ठीक है, तब आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने फॉर्म्स की होती है, मींस कितने टाइप्स की होती है, और एक एक टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारी जो फॉर्म्स हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें सबसे पहली जो है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड है हमारी ज्वाइंट हिंदू फैमिली। तीसरी है आपकी पार्टनरशिप फर्म। चौथी है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और पांचवी है हमारी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। तो टोटल 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कई वीडियोस में, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप किस टाइप के बिजनेस फॉर्म्स होती हैं और इनकी क्या मेरिट्स या डिमेरिट्स होती हैं, ठीक है, और इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली की, कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किस लिए होता है, मतलब कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है और इसकी क्या मेरिट्स या डिमेरिट्स होती हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल्स की भी हम बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके नाम से ही क्लियर है। सोल का मतलब हो गया कि सिंगल या फिर वन, ठीक है, या फिर ओनली इम्प्लाइज, ठीक है। और प्रोप्राइटरशिप यानी प्रोप्राइटर का मतलब हो गया कि ओनर। तो मतलब ऐसा बिजनेस जिसमें केवल एक सिंगल ओनर होता है, वही क्या कहलाती है, सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है। चलिए इसकी डिफिनीशन भी देख लेते हैं। द वर्ड सोल एम्प्लाइज ओनली, ठीक है। तो सोल का मतलब क्या होता है, ओनली होता है। एंड प्रोप्राइटर रिफर्स टू ओनर, प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, ओनर होता है। हेंस अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज द वन हु इज द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें केवल एक ओनर होता है, ठीक है। जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है वही उस फर्म का ओनर होता है। सो इट इज़ दैट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाई अ सिंगल ओनर, ठीक है। ऐसी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको मैनेज और ओन और कंट्रोल किया जाता है एक सिंगल ओनर के द्वारा। मतलब इसका एक सिंगल मालिक होता है, वही इसको मैनेज करता है, वही इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। सारी चीज़ें वही अकेले करता है, इसीलिए इसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ वन मैन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये एक पर्सन की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज मोस्ट सुइटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। अब सीधी सी बात है कि जो बिजनेस केवल एक व्यक्ति संभाल रहा है तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता ना, तो वो केवल स्मॉल बिजनेस के लिए सुइटेबल है, क्योंकि अगर छोटा बिजनेस होगा तभी एक व्यक्ति, एक पर्सन अकेले संभाल सकता है सब कुछ। लेकिन अगर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप अकेले सब कुछ मैनेज कर सको, ठीक है। तो चलिए हम इसके फीचर्स भी समझ लेते हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें सिंगल ओनरशिप होती है, आपने पढ़ा ही, ठीक है, कि ये सिंगल मालिक होता है इस बिज़नेस में। और कोई भी प्रॉफिट या लॉस शेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब एक ही ओनर है तो वो किससे शेयर करेगा, वो सब कुछ अपने पास रखेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। वन मैन कैपिटल होती है, क्योंकि अकेले एक मालिक है तो उसी की कैपिटल लगेगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि सब कुछ अकेले एक आदमी को करना है, ठीक है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, सारे काम उसको अकेले ही करने हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़, लीगल फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि एक व्यक्ति अकेले ही बिजनेस कर रहा है तो उसमें वैसे भी कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती। वन मैन कंट्रोल होता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा डीप में भी हम फीचर्स देख लेते हैं। जैसे कि पहले हमने समझा कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, जब एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो सब कुछ उसी को देखना है, तो अनलिमिटेड नहीं हो सकती ना, अनलिमिटेड हो जाती है लाइबिलिटी, उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। दूसरा है हमारा सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। अकेले वो रिस्क भी झेलता है और अकेले ही वो प्रॉफिट भी लेता है, क्योंकि शेयर करने वाला कोई और पर्सन उसके साथ नहीं होता, वो अकेले ही बिजनेस चला रहा है। नेक्स्ट है हमारी नो सेपरेट एंटिटी, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती। सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस होता है उसमें कोई बिजनेस को अलग सेपरेट नहीं देखा जाता, बिजनेस और ओनर दोनों एक ही में मर्ज रहते हैं, उसमें कोई सेपरेट नहीं होता है। जो भी लॉस होगा वो बिजनेस और ओनर दोनों एक साथ झेलेंगे।
इन द आइज ऑफ द लॉ नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस। तो लॉ के अकॉर्डिंग भी ये डिसाइडेड है कि कोई भी डिफरेंस नहीं होगा सोल ट्रेडर और उसके बिजनेस में, एज बिजनेस डज नॉट हैव एन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ओनर, क्योंकि बिजनेस की कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है सेपरेट से ओनर से, ठीक है, क्योंकि 2-3 ओनर तो है नहीं, एक ही मालिक है, तो उसकी कोई अलग आइडेंटिटी उसने अपने बिजनेस की नहीं रखी है। द ओनर इज देयर फॉर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। तो सारी चीज़ों के लिए केवल ओनर ही रिस्पॉन्सिबल है, सारी एक्टिविटीज़ जो बिजनेस में हो रही हैं उसकी जिम्मेदारी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, केवल ओनर होगा, क्योंकि अकेले वही सब कुछ कर रहा है। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो है कि इजी कंट्रोल एंड क्विक डिसीजन। इजी कंट्रोल इसलिए है क्योंकि अकेले एक व्यक्ति को मैनेज करना है, अकेले कंट्रोल करना है, और क्विक डिसीजन मेकिंग यानी कि तुरंत वो डिसीजन ले सकता है, क्योंकि उसको किसी और से पूछना नहीं है, ना किसी की सलाह लेनी है, किसी की एडवाइस लेनी है, अपने मन से ही सब कुछ करना है, इसलिए जल्दी जल्दी वो डिसीजन भी ले सकता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी भी आपका एक फीचर है। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज क्वाइट अनस्टेबल इन नेचर एज सोल प्रोप्राइटरशिप इज अफेक्टेड बाय द डेथ, रिटायरमेंट, इम्प्रिजनमेंट और बैंकरप्सी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बिजनेस कंटिन्यू नहीं चल सकता, क्योंकि इसमें एक ही ओनर है, तो इसमें हर चीज़ अफेक्ट करेगी। सपोज दैट ओनर की इंसिडेंटली डेथ हो गई, या फिर वो रिटायर हो गया, या फिर उसको कारावास यानी कि इम्प्रिजनमेंट हो गया, या फिर वो बैंकरप्सी हो गया, तो हर केस में बिजनेस अफेक्ट करेगा, तो इसलिए बिजनेस कंटिन्यू चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, मेरिट्स की बात करते हैं। फीचर्स तो हमें समझ में आ गए, और सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब भी समझ में आ गया कि जिसमें केवल एक ओनर होता है और उसका अकेला बिजनेस होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। चलिए अब हम इसके कुछ फ़ायदे देख लेते हैं, यानी कि मेरिट्स देख लेते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग, सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि तुरंत डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि किसी से पूछना नहीं है, सब कुछ अपने मन से करना है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन जो उसके पास है उसके लिए ओनर जो होता है वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उसको और कोई उससे बड़ा नहीं है, ना उसको समझाने वाला कोई है, उसको सब कुछ अकेले ही करना है, तो वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में होता है। सिंप्लीफाइड ओनरशिप, ओनरशिप सिंप्लीफाइड होती है, सीधी सी बात है, सिंपल होगी कि जब कोई एक अकेला ही ओनर है तो उसमें कोई मतलब डिफ़िकल्टी आएगी नहीं, सिंपल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेस पेपर वर्क। कोई पेपर वर्क नहीं होता। पेपर वर्क इसलिए नहीं होता है क्योंकि सिंगल ओनर है और उसकी अलग बिजनेस से कोई आइडेंटिटी नहीं है, बिजनेस की अलग कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, तो ओनर और बिजनेस जो है दोनों एक साथ हैं समझ लीजिए, तो कोई पेपर वर्क नहीं रह जाता। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, ठीक है। तो ये कुछ मेरिट्स हैं। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस या फिर डीमेरिट्स की। सीधी सी बात है, जब फ़ायदे होंगे तो नुकसान होगा ही, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप अकेले खुद बिजनेस संभालने या करने का क्या नुकसान होता है, ठीक है। सबसे पहला नुकसान यही है कि हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज रहती हैं। रिसोर्सेज में यानी कि एक आदमी अकेले बिजनेस संभाल रहा है तो उसके पास जितना पैसा है बस वो उतना लगा सकता है, अलग से कहीं से कुछ वो लगा नहीं सकता, ठीक है। रिसोर्सेज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप आर लिमिटेड टू हिज पर्सनल सेविंग्स एंड बोरोइंग्स फ्रॉम देम, ठीक है। यानी कि जो उसके पास पर्सनल सेविंग्स या बोरोइंग्स है सिर्फ वही वो यूटिलाइज कर सकता है, कहीं और से नहीं ले सकता, क्योंकि वो अकेले बिजनेस देख रहा है। नेक्स्ट है हमारा डिपेंडेंस ऑन ओनर। ये भी आपकी एक लिमिटेशन है कि पूरा बिजनेस केवल ओनर पे डिपेंड है, ओनर ही सब कुछ कर रहा है, ठीक है। द ओनर एंड देयर बिजनेस आर अ सिंगुलर एंटिटी इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो दोनों एक सिंगल एंटिटी माना जाता है, तो इसलिए सब कुछ ओनर पे ही डिपेंड है सोल प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। तो हमारे जो बिजनेस चल रहा है उसकी लाइफ भी लिमिटेड होती है। लिमिटेड इसलिए क्योंकि एक ही मालिक है, तो वो मालिक मर भी सकता है, रिटायर भी हो सकता है, ठीक है, उसको जेल भी हो सकती है, उसको बीमारी भी हो सकती है, वो बैंकरप्सी में भी आ सकता है, तो उसके अफेक्ट होने से हमारा बिजनेस भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है, ठीक है। तो इस बिज़नेस की लाइफ जो है वो बहुत लिमिटेड रहती है, जब तक ओनर है तभी तक बिजनेस है, उसके बाद बिजनेस ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है, मैंने बताया था आपको कि अकेले एक व्यक्ति को सब कुछ करना है, ठीक है, वो किसी से और कोई काम नहीं करा सकता, तो इसका मतलब यही है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है उसके पास, बिजनेस फेल हो सकता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। तो हमारी जो मैनेजरियल एबिलिटी है वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति पूरा बिजनेस संभाल रहा है, तो जितना जानकारी उसके पास है वो अपने अकॉर्डिंग करता है,
कोई और या किसी और का सजेशन वो नहीं लेता, ठीक है। देख लेते हैं इसमें, द ओनर हैज़ टू एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरिड मैनेजरियल टास्क सच एज परचेजिंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग। इट इज़ रेयर टू फाइंड एन इंडिविजुअल हु एक्सेल्स इन ऑल दीज एरियाज। तो यही कह रहा है इसमें कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता कि जो हर फील्ड में, ठीक है, हर फील्ड में एक्सेल हो, हर फील्ड का नॉलेज उसके पास हो। इसीलिए लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उसके पास जितना हर फील्ड का तो नॉलेज होगा नहीं, तो वो उसकी एक लिमिट होगी, तो जितनी मैनेजर की लिमिट होगी उसी हिसाब से बिजनेस चलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है। ऐसा बिजनेस जिसमें केवल एक व्यक्ति अकेले सारा बिजनेस हैंडल कर रहा है। तो उसकी बहुत से फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। फ़ायदे आपने देखे ही कि जैसे प्रॉफिट उसको किसी से नहीं शेयर करना है, ठीक है। उसी तरीके से मैंने बहुत से फ़ायदे और नुकसान आपको बता दिए। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम HUF कहते हैं, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। तो ये ऐसा बिजनेस होता है जो पूर्वजों के द्वारा चला आ रहा है, ठीक है। हमारे दादा करते थे, हमारे बाबा करते थे, फिर उसके बाद हमारे पापा संभाल रहे थे और अब हम बिजनेस संभाल रहे हैं। वही क्या कहलाएगा, वही आपका कहलाएगा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो चलिए इसकी डिफिनीशन भी देख लेते हैं। दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन इंडिया। तो ये ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि केवल इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। तो ये हमारी कंट्री की सबसे पुरानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली कैन ओनली ओन एंड मैनेज द बिजनेस। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली एक ऐसी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें फैमिली मेंबर्स ही बिजनेस को ओन भी करते हैं और मैनेज भी करते हैं, ठीक है, यानी कि भाई बहन सब मिला करके सब कुछ मैनेज करते हैं। इट इज़ गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। तो इसको जो है हिंदू लॉ के द्वारा गवर्न किया जाता है। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली हु इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली एंड इट इज कॉल्ड एज कर्ता, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। तो ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो होता है उसका जो हेड होता है फैमिली का, एल्डेस्ट मेंबर जो सबसे बड़ा होता है घर का, वही मेन मतलब बिजनेस को हैंडल करता है और उसी को क्या कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है। यानी कि फैमिली का जो सबसे बड़ा पर्सन होता है उसी को बिजनेस में कर्ता कहा जाता है, ठीक है। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर एंड दे आर नोन एज को पार्टनर्स, ठीक है। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं फैमिली को, सबको इक्वल ओनरशिप राइट होता है सभी प्रॉपर्टीज़ पर, ठीक है। एंसेस्टर का मतलब हो गया कि यानी पूर्वजों की सारी प्रॉपर्टी पर सबका इक्वल राइट होता है, जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, चाहे वो माइनर ही क्यों ना हो। एंड उनको जो है साझेदार कहा जाता है। को पार्टनर का मतलब होता है कि साझेदार होते हैं, यानी कि सब पार्टनर्स होते हैं आपस में, ठीक है। चलिए अब इसके फीचर्स की बात करते हैं हम। फीचर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइबिलिटी की। एक्सेप्ट द कर्ता, लाइबिलिटी ऑफ ऑल अदर मेंबर्स इज लिमिटेड टू देयर शेयर्स इन द बिजनेस। तो कर्ता को छोड़ करके, क्योंकि कर्ता के ऊपर तो सब कुछ होता है, कर्ता को छोड़ करके बाकी सारे मेंबर्स जो हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है सिर्फ वहीं तक जहां तक उन्होंने अपना बिजनेस में शेयर्स दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी गवर्न बाय हिंदू लॉ। नेक्स्ट फीचर हमारा क्या है कि ये हिंदू लॉ के द्वारा गवर्न किया जाता है हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसको कंट्रोल और मैनेज हिंदू लॉ के अंदर रह करके किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो है कॉन्टीन्यूटी। द बिजनेस कॉन्टिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक्स अप द पोजीशन ऑफ कर्ता लीविंग द बिजनेस स्टेबल। तो इसमें बिजनेस जो है वो कॉन्टिन्यू चलता है, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह नहीं रहता, क्योंकि उसमें तो केवल एक ओनर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक पर्सन जो एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली का, अगर वो ख़त्म भी हो जाता है तो उसकी जगह पर जो दूसरा नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होता है वो बिज़नेस को स्टेबल करता है, वो चलाता है बिज़नेस को, ठीक है। तो बिज़नेस हमारा कंटिन्यू लॉन्ग टर्म तक रन करता है, ठीक है, क्योंकि पूर्वज चलाते आ रहे हैं बिज़नेस, उसके बाद पापा चलाए उनके, फिर बाबा चलाए, बाबा के बाद पापा चलाए, फिर बेटे चला रहे हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है। चलिए नेक्स्ट फीचर है हमारा माइनर ऑल्सो अ को पार्टनर।
तो मैंने बताया ना कि माइनर भी इसमें साझेदार होता है, जो मतलब कि आज अगर बच्चा पैदा हुआ है तो वो भी एक मेंबर है फैमिली का, और उसको भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली में ये माना जाएगा कि वो भी इसमें पार्टनर होगा इस बिजनेस में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट। ऑल द अफेयर्स ऑफ अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय वन पर्सन हु इज कॉल्ड एज कर्ता और मैनेजर। तो सब कुछ मैनेज कौन करता है? कर्ता करता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली में। और कर्ता कौन होता है? फैमिली का सबसे एल्डेस्ट मेंबर, सबसे बड़ा व्यक्ति जो होता है वही क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। अब बात करते हैं इसके डिसोल्यूशन की। द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैन बी डिसॉल्व ओनली एट द विल ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। यानी कि जब तक सारे मेंबर्स जब साइन कर देंगे तभी जाकर के ये बिजनेस डिसॉल्व हो सकता है। एनी सिंगल मेंबर हैज़ नो राइट टू गेट द बिजनेस डिसॉल्व। यानी एक व्यक्ति के चाहने से ये बिजनेस डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी मेरिट्स की, ज्वाइंट हिंदू फैमिली की। तो सबसे पहली मेरिट है इसकी कि इफेक्टिव कंट्रोल होता है। द कर्ता हैज़ एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। कर्ता के पास फुल पावर होता है मैनेज करने का, कंट्रोल करने का और अपने बिजनेस में डिसीजंस लेने का, ठीक है। दिस अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स एमंग मेंबर एज नो वन कैन इंटरफेयर विथ हिज राइट टू डिसाइड। तो कर्ता जब कोई डिसीजन लेता है तो उसमें कोई मेंबर जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसलिए कहा जाता है कि कर्ता के ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल होता है। नेक्स्ट हमारी जो मेरिट है वो कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। तो बिजनेस यहाँ पर लॉन्ग टर्म तक चल रहा है, क्योंकि कर्ता की डेथ के बाद नेक्स्ट जो एल्डेस्ट मेंबर आ रहा है वो बिजनेस को टेकअप कर ले रहा है कर्ता की पोजीशन को, ठीक है, इसलिए ये कंटिन्यू रहता है, इसकी सेकंड मेरिट है। नेक्स्ट है हमारा को पार्टनर्स लायबिलिटी, ठीक है। इसमें साझेदार ज़्यादा हैं तो लायबिलिटी सबकी बनती है उतनी। कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली, कर्ता तो हेड होता ही है फैमिली का। द लायबिलिटी ऑफ अ को पार्टनर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो जितने भी हमारे अलग साझेदार होते हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो वहीं तक रहती है जहाँ तक उन्होंने शेयर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इजी टू स्टार्ट। इसको स्टार्ट करना इजी होता है, ठीक है। हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना इजी होता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज वेरी इजी टू फॉर्म। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज पर हिंदू लॉ। फैमिली मेंबर्स बिकम co-partners in the firm by virtue of their birth in the family, though no registration is required for a joint Hindu family from respect of minimum और maximum members, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं रिक्वायर होता है इसमें फर्म में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और मेंबर्स के ऐड होने के लिए। जो भी बच्चा, जैसे एक दिन पहले कोई बच्चा घर में बर्थ हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो वो भी इसमें को पार्टनर कहलाएगा, यानी कि पार्टनर कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब मेरिट्स डीमेरिट्स देख लेते हैं। डीमेरिट्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ठीक है। सबसे पहले डीमेरिट क्या है कि लिमिटेड रिसोर्सेस है। द फंड्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर लिमिटेड। इट डिपेंड्स ओनली ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि पूर्वजों ने जो प्रॉपर्टी बचा के रखी है सिर्फ उन्हीं का हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ अलग से किसी पार्टनर को ऐड नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जा रहा है कि सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज है, जितनी हमारे परिवार के पास रिसोर्सेज हैं सिर्फ उनका ही इस्तेमाल हम अपने बिजनेस में कर सकते हैं, ठीक है। किसी नए व्यक्ति को इनरोल नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी डीमेरिट है। दूसरी क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। कर्ता की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि वही ओनर है, वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है। कर्ता ऑलवेज फेसेस द रिस्क ऑफ हिज पर्सनल प्रॉपर्टी बीइंग यूज्ड फॉर पेइंग द थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़। तो कर्ता को कभी कभी फेस करना पड़ता है रिस्क बिजनेस में, क्योंकि उसकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी भी कभी कभी चली जाती है थर्ड पार्टी लायबिलिटी पे करने के लिए, ठीक है। तो ये एक इसकी मतलब लिमिटेशन है। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। तो लिमिटेशंस लगभग उसी की तरह हैं जैसे उसकी थी सोल प्रोप्राइटरशिप की, कि इसमें भी लिमिटेड मैनेजरियल स्किल है, क्योंकि जो करता है वही, उसके पास जितनी स्किल है उसमें उतनी से ही बिजनेस चला रहा है, ठीक है। कोई अलग से उसमें लिमिटेशंस और कुछ मतलब है ही नहीं उसमें। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी अनलिमिटेड को पार्टनर्स। तो इसमें जो साझेदार होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। जैसे न्यू बॉर्न बेबी भी अगर हो रहा है तो उसको भी उसमें को पार्टनर घोषित कर दिया जा रहा है, मतलब कि कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी के बिजनेस फॉर्म्स की हम बाद में बात करेंगे। आज हमने दो टॉपिक समझा, एक हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैसा होता है, दूसरा हमारा
पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनरशिप कह रही है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैसा होता है, ठीक है। तो दोनों लगभग सेम है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप अकेले एक व्यक्ति संभाल रहा है, और जो हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली है वो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और उसको पूरा परिवार मिल करके चलाता है, ठीक है। लेकिन जो मेन हेड होता है वो कर्ता ही होता है, जो बिजनेस का जो फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर होता है उसी को हम कर्ता बोलते हैं, ठीक है। और बाकी सबको हम को पार्टनर्स बोलते हैं, यानी कि साझेदार बोलते हैं। और ये हमारे पूर्वजों का बिजनेस होता है जो कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली में लोग चलाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों के बीच में अंतर भी क्लियर हो गया होगा, दोनों की मेरिट्स और डीमेरिट्स भी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, आगे के और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। और आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।